डियर स्टूडेंट्स, आज अपने नया चैप्टर बहुलक स्टार्ट करेंगे। बहुलक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी एक चीज़ है, वो आपको माइंड में रखनी होगी कि इस बहुलक वाले चैप्टर के अंदर जो छोटी छोटी टर्में आएंगी वो ही आपको ध्यान में रखनी होगी ज़्यादातर। अगर वो टर्म आपके माइंड में सेट हो गई तो आप बहुलक अपने आप बना लोगे, और अदरवाइज किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपसे, आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। जैसे कौन सी छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुलक के लिए एकलिक इकाइयाँ कौन सी होगी वो ध्यान में रखना होगा, और एकलिक इकाइयों से कौन सा बहुलक बन रहा है वो ध्यान में रखना होगा। बहुलक बनाने की प्रक्रिया में तो कुछ भी नहीं है, बस बंद हटाना होगा और बहुलक बनाना होगा। बस आपको ध्यान रखनी है तो छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि किस टाइप से इनकी डेफिनेशन होती है, किस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट अपने बहुलक की डेफिनेशन देखते हैं कि बहुलक कहते हैं किसे। तो बहुलक एक ग्रीस भाषा के शब्द पॉलीमर से बना होता है। बहुलक एक ग्रीस भाषा के शब्द पॉलीमर से बना होता है, जिसका अर्थ होता है बहुत सारी इकाइयां, बहुत सी इकाइयां। बहुलक क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलीमर्स। बहुलक को अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो अपने पॉलीमर्स बोलते हैं, और वही पॉलीमर्स किस भाषा का शब्द है? ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत सी इकाइयां। मतलब कि ऐसी बहुत सी इकाइयां जो आपस में जुड़कर क्या करती है? एक बड़े अणु का निर्माण करती है, बहुलक कहलाता है। जब छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर, बहुत सी इकाइयां का मतलब कि जब बहुत सी इकाइयां आपस में जुड़कर किसी एक बृहद अणु का निर्माण करती है, बड़े अणु का निर्माण करती है, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं? बहुलक में काउंट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन इसकी, उच्च अणु भार वाले ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। उच्च अणु भार वाले ऐसे यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने वाइनिल क्लोराइड ले रखा है। वाइनिल क्लोराइड का सूत्र है C6CH2 डबल बॉन्डिंग CH Cl। जब इसका अणु भार निकालते हैं अपने, तो कार्बन का अणु भार अपने को पता है कि कितना होता है? 12 12 12 कितने हो गए? 24 24 और 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए कितने हो गए? 27 प्लस में 35 अपने इसके काउंट कर लेते हैं। दोनों को काउंट करते हैं तो कितना अणुभार निकल के आता है? 62 अणुभार निकल के आता है। 62 अणुभार किसी यौगिक का निकल के आ रहा है। अब ये 62 अणुभार वाले यौगिक जो अपने किस में काउंट करे हैं? छोटे छोटे अणुभार वाले यौगिक में काउंट करें। जब ये जुड़कर क्या होते हैं? एन का मतलब यहाँ पर कितनी भी संख्या हो सकती है, ये संख्या हजारों में होती है। हजारों में क्या होती है? संख्या काउंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस 62 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ में? 1000 के साथ में। अगर 1000 अणु इसके साथ में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर जो वाइनिल क्लोराइड मैंने यूज किया है उसके मैंने एन की जगह 1000 यूज किया है, यानी यहाँ पर कितने मान लेता हूँ? 1000 है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने निकल के आते हैं? 62,000 निकल के आता है। मतलब अणुभार कितना निकल के आ रहा है? 62 निकल के आ रहा है। ये उच्च अणुभार का वर्ड यहाँ से कंप्लीट हो रहा है कि जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। बहुलक कहलाते हैं तो बहुलक एक क्या होगा? बड़ा अणु होगा, और बड़ा अणु होने के कारण उसका अणुभार क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा अणुभार होने के कारण उसे क्या बोल देते हैं? उच्च अणुभार वाला यौगिक बोल देते हैं। तो डेफिनेशन में स्टार्टिंग वर्ड उसका उच्च अणुभार इसके कारण ही लिया जाता है क्योंकि उसका अणुभार क्या होता है? उच्च होता है। एक विशाल अणु यानी बड़ा अणु होने के कारण उसका अणुभार ज्यादा होता है, इसलिए डेफिनेशन में उसके स्टार्टिंग में अपने लिख देते हैं कि ऐसे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने 1000 अणु लिए मान लो किसके? वाइनिल क्लोराइड से। ये 1000 अणु आपस में इसी बंध से क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे, और किसका निर्माण कर लेंगे? पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। 1000 टाइप से बंध दिखाने से अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट आने लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसे क्या काउंट कर लेंगे अपने? इसे क्या बोलेंगे? बहुलक बोलने लग जाएंगे। जो क्या हो रहा है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। मतलब पॉलीवाइनिल जो वाइनिल क्लोराइड है उसकी 1000 इकाइयां आपस में क्या हो रही है? जुड़ रही है, और एक इकाई के रूप में क्या हो रही है? बन रही है। और ये एक इकाई जो सबसे ज्यादा क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। बड़ी होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं? बहुलक बोल देते हैं। अब ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जिससे
किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, उन छोटी छोटी इकाइयों को अपने क्या बोल देते हैं, एकलक इकाइयां बोल देते हैं। उन छोटी छोटी इकाइयों को अपने क्या बोल देते हैं, एकलक इकाइयां बोल देते हैं। और ये बहुलक बना है, इस बहुलक को अपने क्या बोल देते हैं, वृहद अणु बोल देते हैं। वृहद अणु मतलब विशाल, जिसका अणुभार क्या हो, ज्यादा हो, जो आकार में क्या हो, बड़ा हो, उसे किस में काउंट करते हैं, वृहद अणु में काउंट करते हैं। क्योंकि ये 1000 अणुओं से जुड़कर बना हुआ है। एन की जगह मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 1000 है मान लो। आपको ऐसे नहीं है कि 1000 लिख के दिखाना है, हमेशा एन ही लिखना होगा यहाँ पर, लेकिन एन को अपने हजारों लाखों में काउंट कर सकते हैं। तो ये वृहद अणु है। वृहद अणु होने का कारण क्योंकि इसकी अन्य इकाइयां क्या हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। जुड़ी होने के कारण ये एक विशाल अणु का निर्माण कर रहा है, इसलिए बहुलक को किस में काउंट कर लेते हैं, वृहद अणु में काउंट कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया जिससे क्या हो रहा है कि जो n इकाइयां हैं छोटी छोटी बहुलक का निर्माण कर रही है, उस प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, बहुलीकरण प्रक्रिया बोल देते हैं। अब तीनों शब्द बहुलक, एकलक और बहुलीकरण क्या होता है। तो बहुलक ऐसे उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह छोटे छोटे अणु जिनसे क्या होता है, बहुलक का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं, एकलक कहलाते हैं। एकलक इकाइयां कहलाती है। वह छोटे छोटे अणु जिनसे क्या होता है, बहुलक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, एकलक इकाइयां कहलाती है। जिस प्रक्रिया से बहुलक का निर्माण होता है या जिस प्रक्रिया से छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने वाइनिल क्लोराइड लिया है। ये वाइनिल क्लोराइड क्या है, एक एकलक इकाई है। इस एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रही है, जिस यौगिक का निर्माण कर रही है उसे अपने क्या बोल रहे हैं, जैसे पीवीसी का निर्माण कर रही है। पीवीसी का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉली का मतलब कितने भी हो सकते हैं वाइनिल क्लोराइड के अणु। यहाँ पर एन है तो एन का मतलब अपनों ने हजारों में काउंट कर रखा कि 1000 पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो सकते हैं। तो ये जो एन एकलक इकाइयां थी आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रही है, बहुलक का निर्माण कर रही है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, बहुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। बहुलीकरण प्रक्रिया में जिन छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, उन छोटी छोटी इकाइयों को अपने क्या बोल देते हैं, एकलक इकाइयां बोल देते हैं। और जिन एकलक इकाइयों से बहुलक का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को बहुलीकरण बोल देते हैं। और जिन एकलक इकाइयों से जिस विशाल अणु का निर्माण होता है उसे अपने क्या बोल देते हैं, बहुलक बोल देते हैं। मतलब इनके साथ खेलना ही, अपने करना कुछ ही नहीं है। डेफिनेशन अपने आप तैयार हो रही है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें n एकलक इकाइयां जुड़कर बहुलक का निर्माण कर रही है, बहुलीकरण कहला रहा है। बहुलीकरण की प्रक्रिया में जो छोटी छोटी इकाइयां जुड़ रही है, एकलक इकाइयां कहला रही है। बहुलीकरण प्रक्रिया से जिन छोटी छोटी इकाइयों से जुड़कर जिस वृहद अणु का निर्माण हो रहा है, बहुलक कहला रहा है। ठीक है, तो ये बहुलीकरण की प्रक्रिया थी। और ये पॉलीमर्स से क्या होता है बना, पॉलीमर्स अपने बहुलक को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना है, जिसका अर्थ होता है बहुत सी इकाइयां। देखो इनके शब्द में ये अर्थ में जुड़ा हुआ है, बहुत सी इकाइयां। बहुत सी इकाइयां जब जुड़ेगी तो किसका निर्माण होगा, बहुलक का निर्माण होगा। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एथीन लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है, मेरे पास एक एथीन है। एथीन की मैं n इकाइयां ले लेता हूं। ये क्या है, एथीन है। एथीन की कितनी इकाइयां ले ली मैंने, n इकाइयां ले ली। अब n इकाइयां आपस में क्या करेगी, जुड़कर किसका निर्माण करेगी। इस बंद को हटाना है, दोनों साइड में बंद दिखा देना है। CH2 दोनों साइड में बंद दिखा देना, मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अभी इस एथीन से किसका निर्माण हुआ है, पॉलीथीन का निर्माण हुआ है। पॉलीथीन का निर्माण हुआ है। अब ये है एथीन, जो क्या थी, एकलक इकाइयां थी। एकलक इकाइयां क्यों काउंट होंगी, क्योंकि एथीन का अपने अणुभार चेक करते हैं। एथीन का अणुभार चेक करते हैं तो एथीन का अणुभार कितना निकल के आता है, 28 निकल के आता है। अब 28 से क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं n की जगह 1000 ले लेता हूँ, 1000 इंटू 28 करता हूँ तो कितने निकल के आते हैं, 28000।
मतलब 28,000 वाला एक अणु प्राप्त हो रहा है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, बहुलक बोल देते हैं। और ये प्रक्रिया, इससे क्या हो रहा है, जिस प्रक्रिया से एथीन पॉलीथीन में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, बहुलीकरण कह देते हैं। अब इनकी चीज में, इनमें होगा क्या, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो एथीन है वो क्या एक एकलिक इकाई है, और जो पॉलीथीन है वो क्या एक बहुलक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पॉलीथीन की एकलिक इकाई बताइए, एथीन। एथीन से किस बहुलक का निर्माण किया जा सकता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन में छोटे अणु कौन से होते हैं, या फिर एकलक अणु कौन से होते हैं, तो एथीन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एथीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, ये तो अपने को पता है, लेकिन वो डायरेक्ट ये बोलेगा कि पॉलीथीन में एकलक इकाइयां कौन सी होती है, तो एथीन इकाइयां होती है। फिर इस एथीन इकाई को क्या बोल देते हैं, अपने एकलक इकाई बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि एकलक इकाई किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन में बोलेंगे कि बहुलीकरण की प्रक्रिया में जिन छोटे अणु से मिलकर क्या होता है, बहुलक का निर्माण होता है, उन छोटे अणुओं को क्या बोल देते हैं, अपने एकलक अणु बोल देते हैं। फिर पूछेगा कि बहुलक किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण होता है, और निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, बहुलीकरण की प्रक्रिया से होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, बहुलक बोल देते हैं। या फिर ऐसे डेफिनेशन दे दोगे जो स्टार्टिंग में लिखाई थी कि उच्च अणु भार वाले ऐसे यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे अणु मतलब एकलक अणु। एकलक अणु से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे क्या बोल देते हैं, बहुलक बोल देते हैं। और इस बहुलक का अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होने का कारण आपको साफ दिख रहा है कि इसमें n अणु क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। और बहुलीकरण की प्रक्रिया जिसमें छोटे अणु जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया बहुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। बस ऐसी चीजों को माइंड में रखनी है अपने को। उसके बाद में इनकी क्लासिफिकेशन आता है, और क्लासिफिकेशन में अच्छे से ध्यान रखना होगा अपने को, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत टाइप से दे रखा है। स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल बताइए। तो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखना कि प्राकृतिक बहुलक कौन से बहुलक होते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, और एग्जाम्पल है तो ये बनते कैसे हैं, बस इतना ही अपने को देखना है। फर्स्ट आता है इनका स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से, एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, और तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक ये स्रोत के आधार पर होते हैं। स्रोत के आधार पर मतलब अगर प्रकृति से मिल रहा है तो उसे अपने क्या बोल देंगे, प्राकृतिक बहुलक बोल देंगे। संश्लेषित बहुलक मतलब जो अपने निर्माण कर रहे हैं उनको अपने क्या बोल देंगे, संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब प्राकृतिक रूप से मिले हुए बहुलक को अपने क्या कर रहे हैं, अर्ध संश्लेषित मतलब संश्लेषित करके अन्य बहुलक में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे अपने क्या बोल देंगे, अर्ध संश्लेषित बोल देंगे। तीनों को वापस अच्छी तरह डेफिनेशन से पढ़ेंगे। सिंपल से माइंड में रखने के लिए अपने को सिंपल ध्यान रखना है कि स्रोत के आधार पर 3 होते हैं। स्रोत मतलब प्राकृतिक यानी जो नेचर से मिला है, या फिर अपनों ने निर्माण किया है, या फिर जो नेचर से मिला है उसमें अपनों ने क्या किया है, परिवर्तन किया है। 3 टाइप के इनका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। प्राकृतिक बहुलक का मतलब कि ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त हो या प्रकृति द्वारा क्या हो, निर्मित हो, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, प्राकृतिक बहुलक में काउंट कर लेते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक का फर्स्ट कौन सा है, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण में प्राकृतिक बहुलक आता है। प्राकृतिक बहुलक
डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन इसके अंदर ही छुपी हुई है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त बहुलक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। या फिर इस लैंग्वेज को अलग टाइप से भी लिख सकते हो कि वह बहुलक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, वह बहुलक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। दो डेफिनेशन लिख सकते हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक या फिर अपने ये भी लिख सकते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित बहुलक। दोनों का मतलब एक ही होगा, प्रकृति द्वारा निर्मित बहुलक। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है या ऐसा बहुलक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक बहुलक कौन से होंगे? जैसे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। हमारे शरीर में पाए जाते हैं अमीनो अम्ल्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। उसी टाइप से हमारे शरीर के अंदर जो आरएनए डीएनए पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुलक ही होते हैं। यानी जो प्राकृतिक बहुलक होंगे जो प्रकृति से प्राप्त होंगे, प्रकृति में मानव आ गए, पेड़ पौधे आ गए और अन्य कोई जीव जंतु आ गया, उनके अंदर जो बहुलक प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? प्राकृतिक बहुलक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर पहला अगर काउंट करते हैं अपने पॉलीसेकेराइड बहुलक, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक बहुलक होता है जो क्या होता है? प्राकृतिक रूप से बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं? तो स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये क्या होते हैं? सारे प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अब ये स्टार्च सेल्यूलोज होते हैं, ये किनके बने होते हैं? तो ये प्राकृतिक रूप से बने हुए बहुलक होते हैं। जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च का सूत्र क्या होता है? सामान्य रूप से अपने स्टार्च का सूत्र देखते हैं तो C6H10O5, उसके बाद में अपने क्या लगा देते हैं? N लगा देते हैं। N का मतलब क्या है? कि N इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है। कौन से बंध से जुड़ी होंगी? तो आपसे पूछ ले कि स्टार्च के अंदर जो बहुलक है उसके अंदर किस टाइप का बंध पाया जाता है? तो ये जो इकाइयां होती है आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये बंध कैसे बनता है ये बाद में अपने जो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है उसके अंदर अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा कि इस टाइप से बंध बनता है। फिलहाल अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि स्टार्च क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। और प्राकृतिक बहुलक किस इकाई यानी जो इसकी इकाइयां होती है आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब सर आप सोचोगे कि सर ने तो बता दिया कि स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन इसकी एकलिक इकाई कौन सी होगी? स्टार्च और सेल्यूलोज की एकलिक इकाई कौन सी होगी? तो इन दोनों की एकलिक इकाई एक ही होती है, वो होती है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की N इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करती है? स्टार्च का निर्माण करती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये सूत्र होता है ग्लूकोज का, अपने को पता है। जब ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण करेंगे तो ये क्या करेंगे? अपने में से एक जल का अणु निष्कासित कर देंगे। जल का अणु निष्कासित कर देंगे मतलब दो क्या हो गए? हाइड्रोजन निष्कासित हो गई, एक क्या हो गया? ऑक्सीजन निष्कासित हो गया। मतलब यहाँ पर 10 आ गया, O की जगह कितने आ गए? 5 आ गए। मतलब ये सूत्र इस टाइप से बन जाएगा। N इकाइयां आपस में क्या करती जाएगी? प्रत्येक इकाई अपने में से एक जल का अणु निष्कासित करती जाएगी। इसलिए स्टार्च को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का बहुलक बोलते हैं। स्टार्च को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का बहुलक बोलते हैं। और ये किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइड का बंध मतलब ये बंद हो गया एक टाइप से, ये समझ लो कि ग्लाइकोसाइड इस टाइप का बंद होगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज भी क्या होता है? सेम सूत्र होता है सेल्यूलोज का भी क्या होता है? सेम सूत्र होता है। ये भी क्या होता है? ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसकी भी एकलिक इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। अब कहोगे सर दोनों की समान संरचना कैसे हो सकती है? तो दोनों का सूत्र तो समान होता है लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज जुड़ा होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है और जो सेल्यूलोज के अंदर जो ग्लूकोज जुड़ा होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है।
अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्यों होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आएंगे, अपने को इतना नहीं ध्यान रखना, और ये लिखना भी नहीं है कि बीटा ग्लूकोज होता है या अल्फा ग्लूकोज होता है, बस इतना सा लिखना है कि स्टार्च और सेल्यूलोज होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक में भी कौन सा बहुलक है, पॉलीसैकेराइड का बहुलक है। सैकेराइड का मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं जिनमें 3 से लेकर 7 कार्बन तक, मध्य तक कोई भी कार्बन परमाणु, इतने कार्बन परमाणु का अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में काउंट किया जाएगा, सैकेराइड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जो एक प्राकृतिक बहुलक है उसके अंदर कौन कौन से शामिल है, तो एक स्टार्च शामिल है, सेल्यूलोज शामिल है, ये 2 पॉलीसैकेराइड में काउंट होंगे। स्टार्च और सेल्यूलोज का सूत्र ये होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि स्टार्च और सेल्यूलोज की एकलिक इकाइयां कौन सी है, तो ग्लूकोज इसकी एकलिक इकाइयां हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज में ग्लूकोज आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये बस थोड़ी सी बेसिक चीजें ध्यान रखना। ये ग्लाइकोसाइड बंध, ग्लूकोज, स्टार्च की संरचना, सेल्यूलोज की संरचना, ये सारे आगे वाले चैप्टर में आएंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे वाले चैप्टर में आएंगे। बस आपको बस यहाँ पर बहुलक वाले चैप्टर में इतना सा ध्यान रखना है कि स्टार्च और सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है और ग्लूकोज इसकी एकलिक इकाई है, और बंध कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइड बंध होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड प्राकृतिक बहुलक और कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राकृतिक बहुलक के रूप में और अमीनो अम्ल, प्रोटीन भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकता है। उसी प्रकार से क्या हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और क्या हो सकता है, रबड़ हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अब इसके अंदर भी चीजें छुपी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर अपने डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर आपको होगी सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपस में अल्फा अमीनो अम्ल से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अल्फा अमीनो अम्लों से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। कौन से बंध से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये पेप्टाइड बंध से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोटीन की एकलिक इकाइयां अल्फा अमीनो अम्ल होती है। न्यूक्लिक अम्ल की एकलिक इकाइयां कौन कौन सी होती है, तो ये एक क्षार होती है, एक शर्करा होती है, और दूसरी फास्फेट होती है। ये तीनों इकाइयां आपस में जुड़ी हुई मिलेगी। अगर आपको बताया गया था जब कोरोना वायरस की छुट्टी दी गई थी स्टार्टिंग में, तो ये चैप्टर में आपको फर्स्ट बोला गया था कि यहाँ तक अपने न्यूक्लिक अम्ल तक आपको स्ट्रक्चर क्या रखनी है, याद रखनी है, पढ़नी है। कौन से, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आपको लेसन में देख के भी आया था। तो ये अगर चीजें नहीं पढ़ी आपने तो ये चेक कर लेना कि कैसे होती है। वैसे ये चैप्टर समझ में आने लग जाएगा यहाँ तक आपको कि कैसे कैसे हो रही है चीजें इसके अंदर, क्योंकि आप जब संरचना देखोगे न्यूक्लिक अम्ल की, तो उसके अंदर देखोगे कि क्षार, शर्करा और फास्फेट आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड बंध से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए मिलेंगे। ऐसी इकाइयां आपस में किससे जुड़ी हुई मिलेगी, न्यूक्लियोटाइड अम्ल से जुड़ी हुई मिलेगी। आपसे पूछ ले कि न्यूक्लिक अम्ल जो एक प्राकृतिक बहुलक माना जाता है, इसमें एकलिक इकाइयां कौन कौन सी होती है, तो क्षार होती है, शर्करा होती है, फॉस्फेट होता है, ये सारी एकलिक इकाइयां होती है। ये एकलिक इकाइयां कौन से बंध से जुड़ी होती है, तो न्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़ी हुई मिलती है। उसी प्रकार से पूछ ले कि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन भी एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसकी एकलिक इकाइयां कौन सी होती है, तो अल्फा अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इसके एकलिक इकाइयां होती है। आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई मिलेगी, तो ये पेप्टाइड बंध से जुड़ी हुई मिलेगी। पेप्टाइड बंध से क्या होगी, जुड़ी हुई मिलेगी। नई चीजें आपको ये चीजें रखनी है दिमाग में, तो इतना सा ध्यान में रख लो। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और रबड़ क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। बस उसके बाद में आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा कार्बोहाइड्रेट वाला, तो अपने आप आपको क्लासिफिकेशन करना आ जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल में ये सारी एकलिक इकाइयां और न्यूक्लियोटाइड बंध से ये क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए मिल रहे हैं। फिलहाल आपको प्राकृतिक बहुलक में इसकी डेफिनेशन प्लस में कौन कौन से प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो ध्यान में रखना है। प्राकृतिक बहुलक मतलब प्रकृति से बनने वाला बहुलक क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे क्या प्राकृतिक बहुलक है। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 2 प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल दीजिए,
तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, रबड़, सेलुलोज, इनमें से क्या आप कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद में आता है अपना संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक नाम से स्पष्ट है। संश्लेषित मतलब उसका क्या करेंगे, अपने संश्लेषण करेंगे। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा बहुलक जिसका क्या होता है, प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। ऐसे बहुलक जो क्या होते हैं, प्रयोगशालाओं में ऐसे बहुलक जो क्या होते हैं, प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। यहाँ पर प्रयोगशाला शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि अपने तो बना नहीं सकते कोई बहुलक। अपने बहुलक बनाने बैठेंगे तो सारा कुछ क्या कर देंगे, खराब ही करेंगे। तो प्रत्येक चीज होती है उसके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड किया होता है कि ये यहाँ पर ही बनेगी। तो अपने कह सकते हैं कि संश्लेषित बहुलक है वो मुख्यतः कहाँ पर बनाए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में या फिर फैक्ट्रियों में या फिर कारखानों में। यहाँ पर क्या होते हैं, ये संश्लेषित बहुलक बनाए जाते हैं। किनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये मानव द्वारा ही बनाए जाएंगे, जानवर तो आके नहीं बनाएगा नहीं। मानव द्वारा क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है, प्रयोगशाला में बनेंगे और मानव बनाएंगे नहीं। तो डेफिनेशन में सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि ऐसे बहुलक जो क्या होते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसे बहुलक जो प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। डिफरेंस आप पर है कि आप कौन सी, यानी डिफरेंस इन बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये होते क्या है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, पूछ लेता तो आपके इन शब्दों में इनकी बहुलक की परिभाषा छिपी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संश्लेषित बहुलक के लिए ध्यान में रखना कि मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, संश्लेषित बहुलक बोल देते हैं। तो संश्लेषित बहुलक कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी बहुलक अपने पढ़ेंगे आगे वो सारे किस में काउंट किए जाएंगे, संश्लेषित बहुलक में काउंट किए जाएंगे। जैसे अभी आपको मैंने पीवीसी लिखाया था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, एक संश्लेषित बहुलक होता है। इसी टाइप से आपको मैंने पॉलीथीन लिखाया था, ये भी क्या होता है, एक प्राकृतिक बहुलक होता है। उसी प्रकार से अपनों ने और भी, जैसे नायलॉन 66 हो गया, नायलॉन 66 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, बहुत सारे बहुलक आएंगे। आप अपने आप फाइंड कर लोगे कि ये बहुलक क्या है, संश्लेषित बहुलक। ये बहुलक क्या है, संश्लेषित बहुलक। अपने आप काउंट कर लोगे, कम से कम 25 एक बहुलक अपने निर्मित करेंगे, बनाएंगे कि कैसे बहुलक बनते हैं। तो अपने आप फाइंड कर सकते हो कि ये बहुलक क्या है, संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की कोई भी अपने रिएक्शन नहीं देखेंगे कि कैसे बनते हैं, ओनली अपने संश्लेषित बहुलक की यानी रिएक्शनें देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। रिएक्शनों में भी कुछ नहीं होगा, बंद हटाना होगा और अपने को बनाना होगा बस। तो ये प्राकृतिक बहुलक में कुछ भी लिख सकते हो। आपसे पूछ ले कि दो प्राकृतिक बहुलक का एग्जांपल दीजिए, तो पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 66 हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ट्रेफ्लॉन हो गया। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे बहुलक आएंगे जो अपने क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। कोई भी दो एग्जाम्पल आपसे पूछे तो अपने आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद में आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक में क्या होगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक, नाम से स्पष्ट है। अर्ध का मतलब आधे, संश्लेषित का मतलब निर्मित। मतलब ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनका क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जाता है, उनमें किसी न किसी टाइप से परिवर्तन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे प्रकृति से अपने को रबड़ प्राप्त हो जाता है, ठीक है, उस रबड़ को अपने क्या करते हैं, उसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, मतलब उसे अपने खींच नहीं सकते। जैसे रबड़ तो बहुत टाइप के होते हैं, टायरों में, जो वाहनों के अंदर टायर यूज किए जाते हैं, उनकी ट्यूब्स के अंदर रबड़ होते हैं, टायर्स के अंदर रबड़ होते हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं
गुत्थी करती है उनके भी यानी चोटी करती है उनमें भी क्या होते हैं, रबड़ यूज होते हैं। नोट के ऊपर भी रबड़ यूज किए जाते हैं। अन्य चीज, प्रत्येक चीज जिसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, वो रबड़ में काउंट कर लेते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से अपने को बहुलक यानी जो रबड़ प्राप्त हुआ है वो क्या होता है, कम प्रत्यास्थी होता है। मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, जल शोषण की क्षमता कम होती है। तो उनको इनके गुणों में वृद्धि करने के लिए उनमें क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं उनकी संरचना में, उनके संगठन में। तो वो किस में काउंट कर लिए जाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक में काउंट कर लिए जाते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ का अपने क्या कर देते हैं, बल्कनीकरण। तो उसे क्या बोलने लग जाते हैं अपने, बल्कनीकृत रबड़ बोलने लग जाते हैं। होता क्या है कि जो रबड़ होता है उसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, गंधक मिला देते हैं। रबड़ के अंदर अपने क्या कर देते हैं, गंधक मिला देते हैं। तो रबड़ का क्या हो जाता है, बल्कनीकरण हो जाता है। वो किस में काउंट कर लेंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक में काउंट कर लेंगे। इसी टाइप से अपनों ने सेल्यूलोज देखा था। तो दूसरा कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट। अब ये सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज अपने को पता है कि एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इस सेल्यूलोज की अपने क्या कर देते हैं, नाइट्रीकरण कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट बन जाता है, जिसे बोलते हैं कि अपने गन कोटेन बोलते हैं, गन कोटेन बोलते हैं। जिसका यूज कहां पर किया जाता है, तो इसका यूज विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। या फिर ये खुद ही विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये खुद क्या होता है, गन का मतलब बंदूक हो गया, कोटेन का मतलब उसके अंदर जो डालने वाला बारूद हो गया, उसके रूप में क्या किया जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो सेल्यूलोज अपने को क्या पता था कि ये क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है, और उसका नाइट्रीकरण करके अपनों ने किसका निर्माण कर लिया, सेल्यूलोज नाइट्रेट का निर्माण कर लिया। और बल्कनीकृत रबड़, मतलब रबड़ क्या था, एक प्राकृतिक बहुलक था, उसमें गंधक मिलाकर अपनों ने क्या कर दिया, उसका बल्कनीकृत कर दिया। तो उसे किस में काउंट कर लेंगे, अपने अर्ध संश्लेषित बहुलक में काउंट कर लेंगे। एग्जाम्पल पूछे आपसे कि अर्ध संश्लेषित बहुलक की एग्जाम्पल दीजिए, तो बल्कनीकृत रबड़ प्लस में सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से सेल्यूलोज डाई एसीटेट भी होता है, सेल्यूलोज डाई एसीटेट। दिख रहा है ना, सेल्यूलोज डाई एसीटेट होता है। सेल्यूलोज डाई एसीटेट भी क्या होता है, एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। कैसे होता है, क्योंकि सेल्यूलोज अपने को पता है कि एक प्राकृतिक बहुलक है। डाई एसीटेट मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब सेल्यूलोज का क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में उसे गर्म करते हैं, तो सेल्यूलोज डाई एसीटेट बन जाता है। कोई रिएक्शन अपने को माइंड में नहीं रखनी, अपने को सिर्फ ये चीज माइंड में रखनी है। समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि सेल्यूलोज डाई एसीटेट कैसे बनेगा। तो सेल्यूलोज को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब उसका क्या किया जाता है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में गर्म किया जाता है, तो सेल्यूलोज डाई एसीटेट बनता है। इसे किसमें